जम्मू कश्मीर जमात इस्लामी पर बैन लगाया गया है। वो जमातों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। जम्मू कश्मीर में हमारी अपनी जो सोच है, हमारी किताब है, हमारे जो ख्यालात है, उसके मुताबिक हम अपनी बात पहुंचाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के उल्टा करने का पावर आपको नहीं मिला है। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये मोबोक्रेसी है। यही तो फ़र्क है। जो है सत्ता में वो गलत कर रहा है, जो सत्ता में नहीं है वो भी गलत कर रहा है, तो वो करेंगे क्या फिर? उनके लिए कोई तो विकल्प आपको देना पड़ेगा। असल ताकत अवाम की ताकत है। पूरी जनता अगर आ जाएगी तो ईवीएम भी से जो नुकसान पहुंचाना है वो नुकसान नहीं पहुंचेगा। तलाक, ट्रिपल तलाक के नाम पे ये बात कहेगी कि मुस्लिम औरतों के साथ इंसाफ। मुझे तो समझ में नहीं आया कि कौन मुस्लिम औरत ऐसी होगी जो उसके शोहर पे जुल्म हो और वो खुश हो। ये मुसलमानों में कौन पसमानदा नहीं है? 99% इंडियन मुस्लिम्स बिलोंग्स टू बैकवर्ड। इंडस न्यूज़ टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ एक मेहमान है इस वक्त मौजूद, मलिक मोहतशिम खान साहब, और आपका स्वागत है। शुक्रिया। ये जो हमारे मेहमान हैं इनका एक मामूली परिचय पहले मैं खुद ही दे देता हूँ कि वो जमात इस्लामी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और यूपीडीएफ के यहाँ पर कोऑर्डिनेट ये आप करते हैं, जो इलेक्शन से रिलेटेड है, चुनाव से संबंधित है और राजनीति से संबंधित है। तो पहले हम उनका और विस्तारित परिचय उन्हीं से लेते हैं। जी, मैं मलिक मोहतसिम हूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ और यहाँ मुझे यूपीडीएफ के लोगों ने गेस्ट के तौर पे बुलाया है। यूपीडीएफ से मेरा डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मुसलमानों की जो मुख्तलिफ जमातें हैं, उन जमातों का एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन के सिलसिले में क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, इस पर सोच रही है ताकि लोगों की रहनुमाई कर सके। मैं उसका जॉइंट कन्वीनर हूँ। जी, पहले तो अब आपसे हम जो चीज़ें, क्योंकि जमात इस्लामी से जुड़े हुए कुछ चीज़ें हम लोग पहले से बातचीत कर भी चुके हैं, कई संगठनों के कई पदाधिकारियों से हमारी भी बात हुई है। तो अब आप, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर क्योंकि इस संगठन का नेतृत्व करने में आपकी भूमिका, बड़ी भूमिका है, तो पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि अभी एक हाल फिलहाल में एक खबर प्रसारित हुई जो लगभग सभी चैनल्स में आई थी, ये खबर कि जमात इस्लामी पर, जम्मू कश्मीर जमात इस्लामी पर बैन लगाया गया है। तो जमात इस्लामी हिंद और जमात इस्लामी जम्मू एंड कश्मीर, जमात इस्लामी पाकिस्तान, इन तीनों का हम एक डिफरेंस जानना चाहते हैं, और हम ही क्या, मतलब बाकी लोगों को भी जानने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। बहुत अच्छा सवाल है। जमात इस्लामी हिंद या जमात इस्लामी इंडिया, ये अलग है, और इस नाम की जमातें हमारे सब कॉन्टिनेंट में हैं। जैसे जमात इस्लामी बांग्लादेश, जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमात इस्लामी जम्मू एंड कश्मीर। ये प्री इंडिपेंडेंस है जमात, इसलिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि ये सब पूरा इंडिया का पार्ट था। लेकिन अब जमात इस्लामी हिंद इंडिया पार्टीशन के बाद से वो जमातों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन अलग है, उनकी पॉलिसी, उनका प्रोग्राम वो उनके अपने कंट्री के हिसाब से वो चलाते हैं। जमात इस्लामी इंडिया बिल्कुल अपना एक अलग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया के अंदर यहाँ के जो सर्कमस्टांसेस हैं और यहाँ जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसके अंदर हमारे इस मुल्क में काम करती है। हमारा जम्मू एंड कश्मीर से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश की जमात से कोई जमाती ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, ये चीज़ जैसे आपने बताया जमात इस्लामी के बारे में कि प्री इंडिपेंडेंस जो है जमात इस्लामी ने जो काम किया, तो उसके बाद क्योंकि ये मुल्क बट गए, पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश बना, तो इसलिए
ये उनका ऑर्गेनाइजेशन भी जो है इसी तरीके से, जो पार्ट उधर रह गया उन्होंने अपना शुरू किया, अपना जारी रखा उन्होंने, या फिर पाकिस्तान से क्योंकि पार्टीशन जो है बांग्लादेश का हो गया तो इसलिए वो उसका अपना पार्ट काम करने लगा। लेकिन इंडिया, जम्मू कश्मीर तो क्योंकि इंडिया में ही है, तो जमात इस्लामी हिंद क्या जम्मू कश्मीर में काम नहीं करती है? हम जमात इस्लामी हिंद जम्मू कश्मीर में काम नहीं करते हैं। उसकी वजह यह है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर शुरू से वहाँ के जो लोग हैं उनका हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर और हमारे मुल्क से अफिलिएशन को लेकर और हमारे मुल्क और कश्मीर के अवाम के दरमियान में कुछ वो बातचीत, कुछ हालात सही नहीं रहे हैं। तो इसलिए जमात इस्लामी हिंद ने जम्मू कश्मीर से अपने आप को अलग रखा, क्योंकि उनका जो सोचने का ढंग है और हमारा जो सोचने का ढंग है, उनके काम करने का ढंग, हमारे काम करने का ढंग, इसमें बहुत फ़र्क है। तो इसलिए वो आज़ाद हैं, वो अपने हिसाब से अपना काम करते हैं और हम भी आज़ाद हैं। रेस्ट ऑफ इंडिया में हम अपने ढंग से अपना काम करते हैं। इसलिए वहाँ के जो हालात रहे हैं और वहाँ के लोगों की जो सोच रही है उसमें फ़र्क है, इसलिए हमने इसको अलग रखा है। नहीं, मैं थोड़ा सा जो जानना चाहता हूँ वो ये कि ये तो ठीक है, चलिए मान लीजिए कि वहाँ पर कोई किसी तरीके का कोई कन्फ्लिक्ट, किसी तरह का कोई ऐसा वैचारिक वो रहा होगा कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों में, पूरा जम्मू कश्मीर भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन जमाते इस्लामी हिंद के लिए तो ये पूरा देश ही जम्मू कश्मीर तक एक ही है, तो वो तो अपना काम कर ही सकती है वहाँ पर। वो ना करने का क्या कारण हो सकता है? क्योंकि सभी लोग तो ऐसे नहीं होंगे जो वहाँ से ऐसा कहते होंगे कि वो अलगाववाद की बात कह रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो नहीं कर रहे होंगे, जो इसी कॉन्स्टिट्यूशन, इसी फ्रेमवर्क को सही मानते होंगे। ऐसा भी होगा, मतलब जिस चीज़ को आप सही मानते हैं वही वो भी मानते होंगे, ऐसा भी संभव है। जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन की बात मैं कर रहा था, वैसे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दें तो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे वहाँ के समाज से, वहाँ के आम लोगों से, वहाँ के जो सियासी, समाजी, मजहबी लोग हैं, उनसे हमारे इल्म के और अखलाक के और सोच के ताल्लुकात रहते हैं। और जो हमारे जो लिटरेचर होता है, किताबें होती हैं, वो हमारा जो स्टेटमेंट होता है वहाँ के लोगों को हम भेजते हैं। तो हम काम नहीं करते हैं, मतलब ये है कि हमारा काम जमात इस्लामी जम्मू एंड कश्मीर से ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड नहीं है। वरना जम्मू कश्मीर में हमारी अपनी जो सोच है, हमारी किताब है, हमारे जो ख्यालात है, उसके मुताबिक हम अपनी बात पहुंचाते हैं। अच्छा, चलिए इन जनरल अगर हम एक बात करें, अब क्योंकि एक मुद्दा है इस पर बात क्योंकि चल रही है, इसलिए कि जमात इस्लामी जम्मू एंड कश्मीर और जमात इस्लामी हिंद दोनों के बीच में स्टेट को लेकर, स्टेट क्योंकि किन्हीं कुछ वजह ऐसी रही है जिसकी वजह से बैन हुआ है। ऐसा अब हुआ है तो हम इस बात को हम ये नहीं कह सकते कि क्या रहा नहीं रहा, क्योंकि ये तो स्टेट का मैटर है। लेकिन कोई ऐसा डिफरेंस लगता है जो कि वो गलत कर रहे होंगे, या ऐसा कुछ आपको फील हुआ, आपको कुछ लगता है ऐसा? स्टेट को तो लगा तो उसने बैन कर दिया, हालांकि ये जरूरी नहीं है कि स्टेट जिस कोई बैन करे वो सही ही बैन कर रही हो, ये भी जरूरी नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है। असल मसला वो हिस्टोरिकल है। जो कश्मीर के जो अवाम है, उनका जो हिस्टोरिकल जो सोच है, वो ये समझते हैं कि हमको जो हुकूक और जो इख्तियारात और जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन वहाँ की आवाम के लिए होना चाहिए था, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पहले एक्सेप्ट किए गए थे जब पाकिस्तान और कश्मीर और हिंदुस्तान ये सब जब बन रहा था, तो वहाँ अलग अलग सिस्टम था। वहाँ के लोग, वहाँ सदर
कश्मीर होता था, वहाँ के चीफ मिनिस्टर को वज़ीर आज़म कहा जाता था और वहाँ की कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए थे, वैसे सभी लोगों को दिए गए जो अलग अलग टाइप से। तो वो उनकी अपनी हम उन सब बातों से देश के जो दूसरे मुसलमान हैं, देश के जो दूसरे हिस्से के लोग हैं और जो कश्मीर के जो लोग हैं, उसमें हमारे मुल्क और उनके जो दरमियान में थोड़ा डिफरेंसेस हैं, इसलिए जमात इस्लामी उससे अलग रहना चाहती है। अब ये कि वो हुकूमत ने उनको क्या समझा है, क्यों उनके ऊपर क्यों पाबंदी लगी है, वो गलती पर है गलती पर नहीं है, ये बहुत गहरे सवालात हैं। हुकूमत को, वहाँ की आवाम को आपस में बातचीत से इन मसाइल को हल करना चाहिए और हमको इस बात का यकीन है कि कश्मीर की आवाम और हिंदुस्तान की हुकूमत अगर बातचीत के ज़रिए से मसला हल करें तो मसला हल हो सकता है और उन्हें, हुकूमत को जो एतराज़ है वो एतराज़ रफ़ा किए जा सकते हैं और उनके जो एतराज़ात हैं या उनकी जो हुकूक हैं उसको फराहम किया जा सकता है। तो बातचीत ही के ज़रिए से हल किया जा सकता है। लेकिन जो कुछ बातचीत है वहाँ इलेक्शंस हैं या इलेक्शंस की जो में सही इलेक्शंस नहीं हुए या वो इलेक्शंस के ऊपर उनको एतमाद नहीं रहा कि जो लोग अनेक किस्म का उसको फ़राड समझते हैं वो, और जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो वहाँ के जज्बात को सही रिप्रेजेंट नहीं कर पाती है, तो वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों और वो जो कुछ आर्टिकल 370 जो ख़त्म कर दिया गया है उसको वापस लिया जाए, वहाँ की असम्बली को बहाल किया जाए। तो जो पॉलिटिकल रियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ की आवाम और उनसे यहाँ की हुकूमत बात करे तो मसले का हल हो सकता है। अब ये कि वो इन सब चीज़ों का डिमांड करना तो गलत नहीं है, वो डिमांड करते, अलबत्ता जो मिलिटेंसी है वो मिलिटेंसी को हम गलत समझते हैं। और जो हमारी भारत की जो फ़ौज है, हमारे मुल्क की जो फ़ौज है, अखबार में आता है कि वो वहाँ की आवाम पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम होता है, तो वो जुल्म सितम भी बंद होना चाहिए और अगर वहाँ कोई मिलिटेंसी है तो वो भी ख़त्म होना चाहिए, बातचीत के ज़रिए से मसला हल होना चाहिए। चलिए, ये एक स्पेसिफिक मुद्दा है क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक मतलब विमर्श, इसको लेकर बातचीत है, बहुत सारे मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी करते रहे हैं। जमात इस्लामी की तरफ से भी ये कोई बात हो सकती है, 370 को लेके ही अपने आप में एक बहुत बड़ा विमर्श मौजूद है अभी भी। हालांकि 370 को लेकर सरकार ने कुछ अपने फैसले किए हैं, उन्होंने उसकी बहुत सारी चीज़ें जो पहले प्रिविलेज थे वो जम्मू कश्मीर के लोगों के, वो ख़त्म हुए हैं उसमें। खैर, बात को आगे बढ़ाते हैं कि यूपीडीएफ क्या है मलिक साहब? यूपीडीएफ तो उसके नाम से ज़ाहिर है कि ये उत्तर प्रदेश डेमोक्रेटिक फोरम के नाम से एक फोरम यहाँ के लोगों ने बनाया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, और हमें इससे पहले भी गेस्ट के तौर पे बुलाया था, आज भी हमें एक गेस्ट के तौर पे बुलाया ताकि हम मुल्क में, भारत में अब जो इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उस इलेक्टोरल प्रोसेस में हमारी देश की जनता की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम कैसे अदा कर सकते हैं, उस पर हमारे जो ख्यालात हैं उसको जानने के लिए बताया। तो यूपी डेमोक्रेटिक फोरम उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ के असेंबली का इलेक्शन हो या पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, उसमें जनता के दरमियान में अपने विचार को पेश करना और उनको अपने जो ख्यालात है उससे वाकिफ़ कराना, ताकि देश के अंदर जो इलेक्टोरल सिस्टम है, इलेक्शंस हैं, उसमें जो पॉजिटिव थिंकिंग हो सकती है, देश के लिए क्या बेहतर है, उसको बताने के लिए इन्होंने ये क्या इसमें कई संगठन या कई पार्टियां या ऐसा क्या क्या मतलब है, इसका कंपोजिशन क्या है? यूपी डेमोक्रेटिक फोरम ये तो यूपी के जनता के लोगों का है, लेकिन इसके फॉर्मेशन में, कॉन्स्टिट्यूएंट्स में
दोनों सेक्शंस के लोग हैं। इसमें एक बड़े पैमाने पर जो मुसलमानों के सोशियो पॉलिटिकल रिलीजियस ग्रुप्स हैं, मसलन जमात इस्लामी है और बाज़ वक्त जमीयत अहले हदीस है, जमीयत उलमा है, या अहले हदीस लोग हैं, या जो दरगाह और खानखाह के लोग हैं। उसके अलावा कुछ लिबरल्स हैं, फिर जो दलित दोस्त हैं, हमारे क्रिश्चियन दोस्त हैं, और वो दोस्त हैं जो हमारे समाज में एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को देखना चाहते हैं। तो ये बेसिकली एक सिविल सोसाइटी का ग्रुप है जिसमें मुस्लिम समाज के भी और मुसलमानों से हट के जो दूसरे समाज हैं, उन समाज के जिम्मेदार समझदार लोग हैं। ये उसका एक फ्रेमवर्क है और बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको आगे बढ़ाना, ये इसका मकसद है। अच्छा, तो जैसे अब लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, चुनाव लगभग अब तय हैं, कुछ समय बाद होंगे। तो लोकसभा इलेक्शंस में जो यूपीडीएफ का जो काम है वो किस तरह से, मतलब लोगों को किन इश्यूज़ पर वो क्या कहना चाहता है, मतलब वो कैसे उनको अवेयरनेस का उनका कैंपेन क्या है, कैसे कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, इश्यूज़ क्या है? बेसिक इशू जिसको सारे देश जानता और समझता है कि इन दिनों जो नफ़रत है और नफ़रत की फ़िज़ा है और नफ़रत के जराइम हैं और दूरियां हैं, एक पोलराइजेशन है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, जैसे लिबर्टी है, डेमोक्रेसी है, या इक्वालिटी है, या जस्टिस है, या फ्रैटर्निटी है, इन सब के लिए ये नफ़रत एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नफ़रत की फ़िज़ा ने माहौल को ख़राब कर दिया है। तो यूपीडीएफ आवाम को ये बताना चाह रहा है कि ये जो लॉलेसनेस है और जो अनडेमोक्रेटिक सिस्टम है और जो लोगों के दरमियान में दूरियां हैं, इसको ख़त्म करके हम एक ऐसा सिस्टम लाएं जिसमें जस्टिस है, इक्वालिटी है, लिबर्टी है, फ्रैटर्निटी है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, इसका गलबा हो, इस पर बातचीत हो। तो ये एक बहुत ही इस पे हम कैसे करते हैं, इसके लिए हम सिंपोजियम करते हैं, सेमिनार करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इंडिविजुअल कांटेक्ट करते हैं, ग्रुप कांटेक्ट करते हैं, लोगों के घर पे जाके बात करते हैं। तो बात करने के जितने डेमोक्रेटिक मीन्स हैं उन सबको हम अडॉप्ट करते हैं ताकि हम देश की जनता तक, उनके दिल, उनके दिमाग तक पहुंचने की कोशिश करें। तो जैसे आपने ये कहा कि एक नफ़रत का जो माहौल क्रिएट हुआ है, उसकी जगह आप जो बेसिकली जो आपने कहा वो उसका एक वन वर्ड अगर कहें तो संविधान की जो उसकी मूल बातें, बिल्कुल सही बात, उसको ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ये मतलब इस फोरम का आपका उद्देश्य हो जो आपने बताया। लेकिन अगर ये कहें कि नफ़रत को जैसे अपने आप में कोई एक सिंपल वो नहीं है, बल्कि सांप्रदायिक नफ़रत, जातिगत नफ़रत, किसी तरह की नफ़रत हो सकती है। तो इससे अगर जैसे जो चीज़ आप कह रहे हैं इसी तरीके से ऐसे कौन से कई पॉलिटिकल ग्रुप्स भी अपनी इसी तरीके से अपनी बातों कर रहे हैं, चाहे वो अभी ये इंडिया अलायंस जो बना है जिसमें कई सारे दल हैं, कांग्रेस उसका लीडरशिप कर रही है, और भी तमाम लोग हैं जो इस अलायंस में नहीं है लेकिन फिर भी वो ये बात कर रहे हैं। तो इनमें से आपका जो मिशन है, इस मिशन में ऐसा कोई इनमें से कोई राजनीतिक दल आपको लगता है जो, या ऐसा कोई गठबंधन लगता है जो आपकी बात को बेहतर ढंग से करने का प्रयास कर रहा है? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो डायरेक्शनलेस हो गई है। ये बहुत
बड़े अफसोस की बात है। वो क्रिमिनल्स, अभी आपने सुना होगा कि पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा हो या राज्यसभा या स्टेट असेंबलीज के अंदर, वो उसमें जो लॉ मेकर्स हैं उसमें बड़े क्रिमिनल टाइप के लोग आ जाते हैं। वो हर पार्टी में हैं। तो ये जो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, इस पर हम बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। तो हम जनता को से बात करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि अब पॉलिटिकल सिस्टम में करप्ट, क्रिमिनल और फैसिस्ट हर किस्म के लोग आ गए हैं। तो उसकी रिफॉर्म के लिए ज़रूरी है कि इसमें जो अच्छे लोग हैं उनका परसेंटेज बढ़ना चाहिए। तो ऐसी सियासी पार्टियां जो कंपैरेटिवली जो हेट क्राइम्स हैं और जो कम्युनल पॉलिटिक्स है और जो अब देश में लोगों को तोड़ने वाले, तो जो तोड़ने वाली ताकतें हैं उसके मुकाबले में जो जोड़ने वाली ताकतें हो सकती हों, वो देश के लिए बेहतर है। आइडियल तो हमारे नज़दीक कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां अब नहीं हैं जिस पर हम बहुत बड़ा उस पर एतमाद कर सकें। लेकिन हम यानी वैक्यूम में तो नहीं रह सकते हैं, खला में नहीं रह सकते हैं। तो जो कुछ अवेलेबल है उन्हीं में से हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा, लेकिन हमको उस सिमत में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। ये जो कम्युनल लोग हैं और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ बना रहे हैं, यानी देश में कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन ऐसे कानून बन रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो इसमें अवाम की, सादा लोगों की गलती नहीं है। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका रोल खत्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के रोल पर बहस हो रही है, इलेक्शन कमीशन के रोल पर बहस हो रही है, ईडी के रोल पर बहस हो रही है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रोल पर बहस हो रही है, खुद मीडिया के रोल पर भी बहस हो रही है। तो अगर देश में जो ब्यूरोक्रेसी है, जो लेजिस्लेशन है, जो जुडिशियरी है, जो मीडिया है, इन सब पर जनता के अंदर एक किस्म का दो राय पाई हो गई है कि क्या हो रहा है देश में। क्या हम उसी सिमत में जा रहे हैं जिस सिमत में देश को हम ले जाना चाहते थे या कॉन्स्टिट्यूशन गाइड करता है, या हम कोई रिवर्स प्रोसेस में जा रहे हैं? तो मेरा तो ख्याल ये है कि हम रिवर्स प्रोसेस में जा रहे हैं। तो इसलिए देश को, पॉलिटिशियन को, सबको कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडेंस की तरफ आगे बढ़ना, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जैसे ये बात तो ठीक है, चलिए आपने कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा आप मानते हैं, आपने कहा। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि भाई जो भी अभी इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें वोट दिया जाता है, वोट की जो भी मेजॉरिटी है कास्ट वोट का, उस आधार पर कोई चुना जाता है, उसी आधार पर कोई सरकार बनती है, कोई किसी दल को बहुमत या अल्पमत मिलता है। इस चीज़ को अगर देखा जाए तो पिछले दो टर्म्स जो लोकसभा के रहे उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए अलायंस को मेजॉरिटी मिली है। और इसको लेकर मतलब अब ये क्योंकि उनको मेजॉरिटी मिली है तो मतलब ये कि लोगों ने वोट किया है उनको, ये अभी तक देखने वाली बात तो यही है कि वोट मिला है। और जब वोट मिला है तो वो जो कर रहे हैं तो वो जनता की भावना को ही प्रेषित कर रहे हैं। अगर वो 370 हटा रहे हैं जम्मू कश्मीर से तो भी जनता की भावना, वो कुछ और कर रहे हैं तो भी, अगर कोई लॉ में कोई चेंज कर रहे हैं, किसी नया कानून को कोई ला रहे हैं, तो इसका मतलब वो अपनी मेजॉरिटी जो उनके साथ में खड़ी है। यू आर राइट। आप हिसाब से हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेजॉरिटेरियन सिस्टम अलग चीज है, डेमोक्रेटिक सिस्टम अलग चीज है। यही मसला हो रहा है। यानी ये जो है मोबोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। यानी आपको पावर मिला है, इसलिए पावर के जरिए से आप कॉन्स्टिट्यूशनल के बेसिक, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स को भी आप खत्म कर दे सकते हैं, इसलिए आपको पावर मिला है, ये हम नहीं मानेंगे। तो उसमें आपको पावर मिला है ताकि इस कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडेंस में आप देश को आगे बढ़ाएं। कॉन्स्टिट्यूशन के उल्टा करने का पावर आपको नहीं मिला है। ये डेमोक्रेसी नहीं है,
ये मोबोक्रेसी है। यही तो फ़र्क है। तो जो फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, उसको प्राइम मिनिस्टर को लेकर, प्रेसिडेंट को लेकर सबको उसको रिस्पेक्ट करना है। तो हम ऐसे कानून बन रहे हैं और ऐसा अप्रोच है जो देश के अंदर डेमोक्रेसी के बजाय मोबोक्रेसी, लॉ अबाइडिंग के बजाय लॉलेसनेस। तो अगर लॉलेसनेस और लॉ मेकिंग ही जो है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए तो ये तो दुख की बात है। यही तो असल है जो आप सवाल कर रहे हैं, इसी पर हम लोगों को बता रहे हैं। तो यही बात तो राहुल गांधी भी बता रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। तो आपकी बात में उनकी बात में कितना अंतर है? अगर वो भी बता रहे हैं तो उस पर भी गौर कीजिए। हम तो राहुल गांधी साहब को भी बताना चाहते हैं, हम तो नरेंद्र मोदी साहब को भी बताना चाहते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि आपकी बात के आधार पर आप किसी को बता के ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं कि आप ये पार्टियां सारी गलत हैं या ये जो है गलत कर रही हैं, जो है सत्ता में वो गलत कर रहा है, जो सत्ता में नहीं है वो भी गलत कर रहा है। तो वो करेंगे क्या फिर? उनके लिए कोई तो विकल्प आपको देना पड़ेगा। हम तो यही कह रहे हैं ना, हम तो बहुत क्लियर बात कर रहे हैं, हमारी इसमें कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज आपकी देश की जनता की मददगार बन सकती है, उसके हक में हम जाएं। आपको कौन सी लग रही, वही तो हम जानना चाहते हैं। हमको क्या कौन सी अच्छी लग रही है, हमारी जो बात लोग सुन रहे हैं वो समझ रहे हैं। आप ये ना समझें कि देश की जनता नहीं समझ रही है, लेकिन जो देश की जनता है वो देश की जनता के साथ जो मीडिया खेल कर रहा है, जो ब्यूरोक्रेसी खेल कर रही है, जो आप ये समझ रहे हैं, आपकी बात मानता हूं मैं कि आज भी अगर कोई जैसे 2014 में या 2019 में जो सरकार बनकर आई है, जाहिर है जो सरकार बनकर आई है उसको तो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन इस सरकार के बनने में यानी कितना जोड़ तोड़ होता है। लोग मीडिया पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बजाय देश में कोई प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी हो रही है। हमको अपने पार्लियामेंट के लोकसभा के लिए अच्छा आदमी चुनना है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जमा होकर देश का प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे। लेकिन अब जो इलेक्शन है वो ऐसा लग रहा है कि हमको पार्लियामेंट का मेंबर नहीं चुनना है, जैसे अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वैसे ही हो गया। तो ये भी गलत हो रहा है। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो खत्म हो गया। और फेडरल कल्चर की बात है कि हमारा जो देश है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अब क्या हो गया, केरला वाले को लग रहा है कि मेरा कोई रोल नहीं, तमिलनाडु वालों को लग रहा है मेरा कोई रोल नहीं, वो समझ रहा है कि मुझ पर हिंदी ला रहे हैं, ये समझ रहा है कि फलां कर रहे हैं। तो ये जो अब खास तौर पे जो 2014 में 2019 में जो गवर्नमेंट्स आई हैं वो वेलफेयर गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट के खिलाफ हो रही है, फेडरल कल्चर को खराब कर रही है, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। तो हमारी ये अपील है कि इसकी अल्टरनेट जो भी पावर होगा, उस पावर में रीजनल पार्टीज भी हो सकती हैं, नेशनल पार्टीज भी हो सकती हैं, गांधीयन भी हो सकते हैं, लेफ्ट भी हो सकते हैं। तो ये देश एक डिफरेंट मल्टी पार्टी सिस्टम का देश है। अब जो सरकार है दिल्ली में, वो देश को वन नेशन वन इलेक्शन, वो वन नेशन वन इलेक्शन ही क्या बात है, वो तो वन नेशन वन कल्चर, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन रिलीजन, वन नेशन वन लैंग्वेज की तरफ जा रही है। तो ये देश के लोगों को समझना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है ये देश के हक में बहुत गलत बात हो रही है। तो जो देश के दस्तूर के खिलाफ है उन्हीं के साथ अगर आवाम जाना चाहती है, तो आवाम तो ऐसी नहीं है। हमने देखा 2 इलेक्शन में कि 39-36% का पोलिंग होता है, मिलता है, 37 तक जाते हैं। तो बहुत लोग तो नहीं, उनके हक में नहीं है। लेकिन चूंकि ये सिस्टम में उसमें कितना ईवीएम का हो रहा है, कितना मीडिया का है, कितना मैनेज है, कितना उसमें झूठ है, सच है, वो सब सही होना चाहिए। देश की जनता
अब जो गवर्नमेंट मरकज़ की सरकार कर रही है, देश के जनता और मरकज़ की सरकार, ये दोनों में बहुत अलग अलग रास्ता हो गया है। अच्छा, ये आपने अभी जैसे कहा कि अलग अलग पक्ष से कि कई सारे ऐसी बॉडीज़ हैं जिनके रोड पर सवाल हैं। आपने अभी जो अभी कहा ईवीएम को लेके पिछले कुछ समय से एक बड़ा लगातार चर्चा तेज हुई है, विरोध प्रदर्शन हुए हैं, मतलब बाकायदा। अभी हाल फिलहाल में ही 31 जनवरी को एक बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर में हुआ था, जो भारत मुक्ति मोर्चा वामसेफ से रिलेटेड है। और भी कई संगठन और कई ऐसे मंच हैं जो ईवीएम के विरोध प्रदर्शन में लगे हुए हैं, और इस बात को वो कह रहे हैं कि ईवीएम से बहुत बड़ी जो है गड़बड़ी हो रही है। इस बात में आपको क्या लगता है कि ये इस बात में कितनी सच्चाई है? अब जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका तो ये कहना है कि ईवीएम से ज़्यादा गड़बड़ लोगों के दिल और दिमाग में नफ़रत के और जो कम्युनल डिवाइड है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये पहला है, मतलब लोगों के दिल और दिमाग में हैक हो रहा है। दूसरा प्रॉब्लम जो लोग कह रहे हैं वो ईवीएम के बारे में भी है, शक है। शक दो तरह का है। एक है ईवीएम में कुछ टेक्नोलॉजी की सपोर्ट से वो जो वोट मिलते हैं उसको डिस्पर्स किया जाता है। दूसरा शक ये है कि मशीन बदल दी जाती है, यानी वो पूरा सिस्टम जो है वो वही बदल दिया जाता है। और तीसरा लोग ये कहते हैं कि ये जो मॉक पोल होता है इलेक्शन के शुरू होने से पहले, वो मॉक पोल में जो लोग पहली दफ़ा जो जमा होते हैं करते हैं, वो मॉक पोल में एक ही पार्टी की तरफ, खासतौर पे हिंदी बेल्ट में इस बात की कोशिश करते हैं जहाँ पर मौजूदा मरकज़ की सरकार है और जहाँ पर वही सरकार स्टेट में भी है। तो वो जो वोट होते हैं, एक वोटिंग मशीन में अगर 50-60 अगर ये हो जाएं और वो अगर डिलीट ना हो, तो कितनी मशीन इस्तेमाल होती है हर बूथ में? तो उसमें अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर लें तो वो तो जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको डिलीट नहीं करते हैं, शुरू कर देते हैं। उसकी काउंटिंग में कुछ गड़बड़ होती है। मेरा ख्याल है कि बैलेट में भी कुछ गलतियां हो सकती हैं लोगों की तरफ से, लेकिन अगर आवाम का डिमांड ये है कि ये जो ईवीएम का तरीका है, कई डेवलप्ड कंट्रीज में भी ईवीएम नहीं है, बैलेट पेपर है, तो बैलेट पेपर आवाम की डिमांड है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ईवीएम ही पर इलेक्शन कराता है तो हम आवाम से इस बात की अपील कर रहे हैं कि उसको हम बाइकाट नहीं करेंगे। 100% पोलिंग कोशिश करना चाहिए। असल मशीन की ताकत नहीं, असल ताकत आवाम की ताकत है, ये हम लोगों से बात कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ईवीएम को लेके मतलब सेकेंडरी है ईवीएम, आपका मानना है? हाँ, कि असल मसला तो पहले लोगों की जो समझ है, जिस तरह की समझ है, उस पर पहले उनको सही होना चाहिए, होने की ज़रूरत है कि वो किस बेस पर कोई वोट कर रहे हैं। जी, ये बात सही है। इसलिए हमारा जो डिमांड है वो है कि वोटर्स लिस्ट को सही किया जाए, उसमें सब देश के जो 18 साल के हो गए मर्द और औरत, उन सब का नाम हो, किसी का नाम डिलीट ना किया जाए। हमको ऐसी इत्तला मिलती है कि दलित लोगों के, क्रिश्चियन लोगों के, मुस्लिम लोगों के नाम को जानबूझकर डिलीट कर देते हैं। ये सही है गलत है, इस पर हम काम कर रहे हैं। दूसरा ये कि मुसलमान औरतें वोट देने नहीं जाती है, या बहुत से मुसलमान वोट देने में उनको इंटरेस्ट नहीं है, तो उसका भी नुकसान होता है। चाहे वो क्रिश्चियन वोट ना दें, दलित वोट ना दें या हिंदू वोट ना दें, हम तो सबको चाहते हैं कि वोट दें। हर भारत के शहरी को पोलिंग के दिन 100% पोलिंग की कोशिश करना चाहिए। ये पोलिंग नहीं करने का भी नुकसान हो रहा है। तो हम दोनों बातें कह रहे हैं, वोटर लिस्ट को सही किया जाए, 100% पोलिंग हो, और वोटिंग मशीन के बारे में जो एक शक है, वो शक को हम शक की समझ रहे हैं, तो उसको शक को दूर करें। अभी तो लोग शक कर रहे हैं, इसलिए बैलेट का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हम आवाम से अपील ये कर रहे हैं कि वो बैलेट से कराएं या ईवीएम से कराएं। असल ताकत आवाम की ताकत है। पूरी जनता अगर आ जाएगी तो ईवीएम भी से जो नुकसान पहुंचाना है वो नुकसान नहीं पहुंचेगा।
अच्छा, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि जो वोट कट जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो आपने उससे पहले भी कहा कि लोगों को के जो दिमाग में जो चीज़ें हैं उसके आधार पर लोग ज़्यादा वोट कर रहे हैं। ईवीएम या कोई भी तकनीक जो है वो उसके बाद आती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जैसे सरकार भी ऐसा दावा करती है, बहुत सारे लोग भी ऐसा सोचते हैं, हम भी काफ़ी सारे लोगों को ऐसा देखते हैं कि कुछ ऐसी योजना, जैसे अभी 5 किलो राशन की योजना है या कुछ ऐसी योजना है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग वोट करते हैं। और इस योजना में बहुत बड़ी संख्या में जो मुस्लिमों के बीच में जो एक बैकवर्ड क्लास है, उसको इसका बेनिफिट मिलता है। तो वो लोग भी जो है उसको मतलब इस चीज़ को बेहतर मानते हैं और इसलिए वोट करते हैं। हालांकि अब ये कितनी बात सच है या नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से ये आर्गूमेंट भी कंटिन्यूस रहता है कि हमने कई काम ऐसे किए हैं, जैसे ट्रिपल तलाक का मामला हुआ, उसकी वजह से मुस्लिम महिलाएं हमको बहुत बार वोट करती हैं, या कई ऐसी चीज़ों को का हवाला दिया जाता है। तो इन इश्यूज़ को लेके बल्कि दावा क्या, मतलब अभी कुछ दिन पहले ही हमारे पास जो एक समाजवादी पार्टी में पहले एक नेता थे, अब वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने कहा कि मैं बूथ वाइज तक दिखा सकता हूँ कि जिस क्षेत्र में मुस्लिम बहुल आबादी है वहाँ कितना वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को पड़ता है। मतलब बहुत बड़ी आबादी जो है, जो मुस्लिम आबादी है, वो भी देती है। और मुस्लिम में भी अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो अभी एक मामला जो उन्होंने इशू में रखा है, बातचीत में ही रखा है, हालांकि कोई ऐसा कोई ठोस रूप में तो कोई सामने आई बात नहीं है, पसमानदा मुस्लिम्स को लेकर कि मुस्लिमों में भी एक जो मेजॉरिटी तबका है वो पसमानदा है, वो ख़राब हालत में है, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं या उसके लिए हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा करते हैं, तो इस वजह से वो हमको वोट कर रहे हैं। इन बातों में कितनी आपको वो लगता है कि फैक्ट है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, यहाँ के इलेक्शंस में 4 तरीकों से मुसलमान वोट को हासिल करने या खराब करने की कोशिश की है। सबसे पहले तो उन्होंने इस बात की कोशिश की कि मुसलमानों में शिया सुन्नी जो सेक्ट्स हैं, वो सेक्ट को, उसमें शिया लोगों को अपने साथ लेने की कोशिश करें और वो दोनों के बीच में फासले पैदा करें, लेकिन ये इसमें वो कामयाब नहीं हुए। दूसरी कोशिश ये की कि सूफी लोग, खानखा के लोग, दरगाह के लोग ये अलग हैं, और कुछ वहाबी और कुछ इस किस्म के लोग अलग हैं, और इन दोनों के दरमियान में वो सुन्नी और वो क्या कहते हैं दरगाह के लोगों को अपने करीब लेने की कोशिश की, लेकिन आप देख रहे हैं कि ऐसा उसमें भी कामयाबी नहीं हुई। तीसरा, औरत, मुस्लिम औरत और मुस्लिम मर्द, इसके एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की। तलाक, ट्रिपल तलाक के नाम पे ये बात कही कि मुस्लिम औरतों के साथ इंसाफ है, यानी मुस्लिम मर्दों को जेल में बंद करके मुस्लिम औरतों के साथ इंसाफ की बात करना। मुझे तो समझ में नहीं आया कि कौन मुस्लिम औरत ऐसी होगी जो उसके शोहर पे जुल्म हो और वो खुश हो। ये प्रोपेगेंडा भी सही नहीं है। चौथी कोशिश अब ये कर रहे हैं कि मुसलमानों में जो पसमानदा है, मेरा तो ख्याल है, मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ कि मुसलमानों में कौन पसमानदा नहीं है। 99% इंडियन मुस्लिम्स बिलोंग्स टू बैकवर्ड। वो नामों में कुछ लगा लेने से फर्क नहीं पड़ता, और इकोनॉमिकली, एजुकेशनली तो सबसे बैकवर्ड है, तो पूरे ही मुसलमान यहाँ बैकवर्ड हैं। अलबत्ता मुसलमानों में कहीं अगर गलती है, किसी पे मुसलमान दूसरे मुसलमान पे जुल्म कर रहा है, तो उसकी हम इस्लाह करनी चाहिए, उसको तो तस्लीम करते हैं और हम कोशिश करें उसकी इस्लाह। लेकिन बीजेपी का ये जो क्लेम है कि पसमानदा या औरतें या शिया लोग या खानखाह के लोग वो उनके साथ हैं, ये कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के लोग, ताकि मुसलमान वोटों को, उनका जो नेचर है
वोट देने का, उसको डिस्टर्ब किया जाए, ये तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश में कोई कामयाबी नहीं मिली। अलबत्ता जो लोग गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, कम पढ़े लिखे हैं और कुछ यानी फ़ायदा आपको दिखता है, तो चंद लोग ऐसे हो सकते हैं। बहुत पढ़े लिखे हैं, अगर किसी को वीसी का लालच दिया जाए, किसी को राज्यसभा का लालच दिया जाए, तो पढ़ा लिखा आदमी भी उस लालच में जाकर उनकी तारीफ कर सकता है, इसका इम्कान है। तो वो तो गरीब आदमी है, उसको 5 किलो चावल मिलते हैं, तो लेकिन ये कोई एक पूरा यानी कम्युनिटी का कोई कल्चर नहीं है। इक्का दुक्का लोग हो सकते हैं, ले सकते हैं, तो इसका इम्कान है। लेकिन जो मुसलमानों को जो नाराजगी है वो लिंचिंग के मामले पे है, बाबरी मस्जिद के मामले पे है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले पे है, अब जो मस्जिदें तोड़ दी जा रही उन मामले पे है। तो मुसलमानों को जो मेजर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो ये समझते हैं और सही समझते हैं कि ये जो पार्टी है वो इंडिया के अंदर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी समझती है। ये सीए का, एनआरसी का, बाबरी मस्जिद का, ज्ञान वापी का, मेहरुली मस्जिद का और जो बुलडोजर पॉलिटिक्स का, तो वो जो गरीब आदमी है जो किसी 5 किलो चावल को ओढ़ देता है, कुछ लोग होंगे, लेकिन ये पॉलिसीज हैं जिससे लोग नाराज हैं, तो आज भी नाराज हैं। और जब तक इन तमाम कामों से तौबा ना कर लें या इन कामों को छोड़ ना दें या इसकी माफ़ी ना चाह लें या इसको ऐसी पॉलिसी छोड़ ना दें, जब तक तो ये बातें बाकी रहेंगी। कैसे माफ़ किया जा सकता है? कौन माफ़ करेगा? मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी इस सिलसिले में बहुत सेंसिटिव है। एक दो गरीब लोग, कमज़ोर लोग या एक दो पढ़े लिखे जो सीट के लिए जाने वाले लोग, उनको छोड़कर पूरी कम्युनिटी इस सिलसिले में बहुत सेंसिटिव है। अच्छा, आप तेलंगाना के रहने वाले, साउथ इंडिया की काफ़ी चीज़ों को बेहतर समझते हैं, लेकिन साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे क्रिश्चियंस हों, चाहे दोनों के बीच में कोई राजनीतिक या सामाजिक तौर पर आप बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क देखते हैं? बहुत फ़र्क है। देखिए, जो हमारा मुल्क है, मैं तो पहले भी कहा था कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यहाँ अलग अलग कल्चर है, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कम्युनिटी है। ये जो साउथ इंडिया है जिसमें केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक वगैरह है, वहाँ के हिंदूज भी, वहाँ के मुस्लिम्स भी, वो एक अलग टाइप के लोग हैं, दोनों भी अलग टाइप के लोग हैं। और ये जो लोग हैं जो हम मध्य प्रदेश से लेकर जो जिसको हम हिंदी बेल्ट कहते हैं, यहाँ के मुसलमान भी, यहाँ के हिंदू भी एक अलग टाइप के लोग हैं। कैसे, क्या अलग है? वहाँ के जो हिंदू हैं, वहाँ के जो मुसलमान हैं, वो उनके रिश्ते बहुत गहरे हैं। वो अगर कोई कम्युनल भी हो तो इतना कम्युनल नहीं है जितना यहाँ कम्युनल होता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। यहाँ ज्यादा यानी उसका दर्जा है। वहाँ चूंकि एजुकेशन पे काम हुआ, वहाँ लोगों के टेम्परमेंट पे काम हुआ, वहाँ लोगों का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। यहाँ पर इस बात की ज़रूरत है नॉर्थ इंडिया में भी, खासतौर पे हिंदी बेल्ट में भी, कि यहाँ के हिंदू हो या मुसलमान हो, वो अपना रिलेशन अच्छा बनाए। उतना जो है यानी जो है कम्युनल बनने की ना हिंदू को ज़रूरत है ना मुसलमान को ज़रूरत है। हम अपने यहाँ के हालात को, अपने आप को पहले अच्छा बनाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे, यहाँ के लोग खराब है, लेकिन जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसमें फ़र्क है, जो टेम्परमेंट है उसमें फ़र्क है, और जो बिहेवियर है उसमें फ़र्क है। ये बिहेवियरल और ये जो टेम्परमेंट का जो फ़र्क है, इसको हम अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहिए। यहाँ के लोगों की कोई दूसरी खूबियाँ हैं, यहाँ की खूबियाँ वहाँ सीखें, वहाँ की खूबियाँ यहाँ सीखें।
वहां की खराबियां यहां ना आए, यहां की खराबियां वहां ना जाए, तब हम सही सिमत में आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक तेलंगाना से जैसे आप यहाँ लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझाने बताने आए हैं। तेलंगाना के ही आपके एक और शख्सियत हैं ओवैसी साहब, यही MIM के, तो वो भी कुछ यहाँ पर कर रहे हैं, कुछ सीट्स पे इलेक्शन भी लड़ेंगे। उनके बारे में आपकी क्या विचार हैं, आपकी राय क्या है उनके दल और उनके विषय में? देखिए, भारत एक बड़ा मुल्क है और भारत में हर स्टेट में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, छोटी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां हैं। तो कोई भी पार्टी के लोग मुल्क के किसी भी देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते मेरा हैं। मतलब उनके जो पॉलिटिकल उसको लेकर है, उसको बेहतर वहाँ पर और यहाँ पे क्या नहीं, असल मसला यही समझना चाहिए कि मुस्लिम लीग हो या MIM हो या एक और पार्टी है आसाम में UDF, अब 3 बड़े पार्टियां हैं मुसलमानों के, मुस्लिम्स के नहीं, वहाँ के आसाम में है और एक केरल में है और एक तेलंगाना में है। ये पार्टियां को की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर जो हमारी सेकुलर पार्टीज हैं, जिनको हम सेकुलर कहते हैं, RJD हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, अगर इन पार्टियों के अंदर मुसलमान अगर जो समझते हैं कि हमारे जो भी इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ग्रीवेंसेस हैं, जो डेवलपमेंटल चीज़ें हैं, इन पार्टियों के ज़रिए से और इनकी लीडरशिप से सब ज़रूरतें पूरी होती हैं, तो फिर ना मुस्लिम लीग की ज़रूरत है, ना UDF की ज़रूरत है, ना MIM की ज़रूरत है। तो असल मसला ये पैदा हो गया कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के जो इश्यूज हैं उसको सही तौर पे सॉल्व करने या मुस्लिम लीडरशिप को अपनी पार्टियों में ग्रो करने, RJD में, समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में अगर मुस्लिम लीडरशिप को ग्रो होने का मौका मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले, तो फिर इन पार्टियों की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये पार्टियां सही है गलत है मैं यहाँ बैठकर तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ इन पार्टियों का असर कम हो और ये जो पार्टियां इनका असर बढ़े, तो उन पार्टियों के अंदर मुस्लिम लीडरशिप को और इन पार्टियों को मुस्लिम कम्युनिटीज के इशू पे तवज्जो देना चाहिए, ताकि हम ये जो पार्टीज हैं इनको हम इनकी तरफ लोग जाएंगे नहीं, ये मसला है। अच्छा, मतलब इनकी मतलब आपको ये आपका कहना है कि सेकुलर ऐसे तमाम ऐसे दल हैं, उन्होंने उनके अंदर कुछ ऐसी कमियां जिसकी वजह से उनको उभरने का मौका मिला है, ऐसे दलों को जो केवल एक मुस्लिम कम्युनिटी को फोकस करते हुए काम कर रहे हैं। जी जी, ऐसा आपको लगता है और इनका होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी आपको लगता है? देखिए, मुल्क तो एक मल्टी कल्चरल है, मल्टीलिंगुअल है, मल्टी रिलीजियस है, मल्टी कम्युनिटीज हैं, तो यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज तो हो सकती हैं और MIM भी हो सकती है, UDF भी हो सकती है, मुस्लिम लीग भी हो सकती है, जैसे RJD हो सकती है और समाजवादी पार्टी। मैं तो चाहता हूं कि मल्टीपल पार्टियां हो, पार्टियां ज्यादा से ज्यादा हो। वो तो ठीक है, लेकिन आपने जैसे कहा ना कि क्योंकि मुस्लिम इश्यूज को सेकुलर पार्टीज ने सही से उनको संबोधित नहीं किया, इस वजह से जो ये पार्टियां हैं MIM, UDF या मुस्लिम लीग, इस तरह के दल जो है वो उभरे, ऐसा आपने कहा ना जी। इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम दल हैं, ये मुस्लिम इश्यूज को लेकर काम करने वाले दल हैं। ये पार्टियां बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन किसी भी रिलीजियस फॉर्म में कोई पार्टी गठित करने का वो नहीं होता, और मुझे लगता है ये फॉर्मली ये भी नहीं होता, रिलीजियस नहीं है वो, ये फॉर्मली है भी नहीं, फॉर्मली इस रूप में नहीं है कि ये मुसलमानों की पार्टी। बिल्कुल सही बात है। हालांकि MIM के उसमें ये चीज़ आती है, उसको लेके ये बात आती है, मुस्लिम लीग को कहा जा सकता है भाई, जब आप मुस्लिम लीग कह रहे हैं तो मुस्लिम की है,
जाहिर सी बात है, या MIM में भी इस तरह की चीज़ें। तो मतलब कोई ऐसा धार्मिक दल, राजनीतिक दल बनाने की कोई आवश्यकता जैसी चीज़ नहीं है यहाँ। हालाँकि लोग बहुत सारे ना लगा के भी वही काम कर रहे हैं, ये बात भी सच है। ये बात भी सच है कि जिन्होंने नहीं लगाया है हाँ, कुछ हाँ। ऐसा, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं जी, जी। ऐसा। चलिए खैर, अभी आपसे हमारी एक लंबी बातचीत हुई और कई इश्यूज़ पे हम लोगों ने बात की, जम्मू कश्मीर से लेकर डेमोक्रेसी के सवाल तक और आने वाले इलेक्शंस के मामले में। और हमें लगता है कि जिस तरह के इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं उसको लेकर तमाम लोग सोचेंगे, समझेंगे और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों पर और करने का प्रयास करेंगे। आपका इंडस न्यूज़ टीवी से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया।